एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 बीएनएसएस। बेसिकली आज हम लोग चैप्टर 1 बीएनएसएस से अपनी बीएनएसएस की जर्नी शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इंडेक्स डिस्कशन किया था, क्या चीज़ें रिपील करी गई हैं आपके सीआरपीसी से और क्या चीज़ें बीएनएसएस में ऐड करी गई हैं, वो सारी चीज़ों का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो इस वीडियो से हम लोग फुली फ्लैश जो है बीएनएसएस को पढ़ना शुरू करेंगे। अंत तक बने रहिएगा वीडियो की, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को हर एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए और किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है हमारा 2023 का, इसका प्रियम्बल कुछ ऐसे कहता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग द क्रिमिनल प्रोसीजर। कंसोलिडेट का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि सारे जो क्रिमिनल लॉज हैं जो कि इधर उधर पड़े हुए थे, मतलब पड़े नहीं हुए थे, जो कि अलग अलग उसमें थे, उन सबको एक साथ करके एक कोड जैसी चीज़, जैसे हम सीआरपीसी पढ़ते थे, एक कोड जैसा, या हम इसके हिसाब से कहें तो एक संहिता, उसकी हिंदी होती है कोड की, ठीक है, एक उसको बना देना। ठीक है, तो कंसोलिडेट और अमेंड का मतलब है जो भी कुछ चेंजेस करने थे वो चेंजेस कर करके हमने वो चेंजेस करके क्रिमिनल प्रोसीजर में हमने बीएनएसएस को बनाया है। ये इसका प्रियम्बल है। ठीक है, अब चैप्टर 1 हमें प्रिलिमिनरी के बारे में बताता है और उसमें दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 में हमें डेफिनेशंस बताई हुई हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस में कई सारी डेफिनेशंस ऐड हुई हैं, जैसे कि बेल की डेफिनेशन, बेल बॉन्ड क्या है, इसमें सब सारी चीज़ें डिफाइन करी गई है जो कि पहले सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं थी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी से शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने बीआर एक्ट परचेज नहीं करी है तो बीआर एक्ट परचेज कर लीजिए, और अगर परचेज कर ली है तो आपके आंखों के सामने आपके बीआर एक्ट होनी चाहिए, वरना मैं जो भी कुछ बोलूँगी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझना है तो आपको बीआर एक्ट में देखना भी पड़ेगा तब कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो सेक्शन 1 तो हमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट के बारे में बताता है। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 सेज दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, ये इसका शॉर्ट टाइटल हो गया। Then subsection 2 says the provisions of this Sahita other than those relating to chapter 9, 11 and 12 thereof shall not apply to the state of Nagaland or to the tribal areas। अब देखो इसमें दो बातें बताई। क्या बातें बताई कि जो पूरा हमारा बीएनएसएस है वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम पर लागू नहीं होता है, लेकिन क्या 3 चैप्टर्स लागू होते हैं। वो चैप्टर 9 है, चैप्टर 11 है और चैप्टर 12 है। तो पूरा बीएनएसएस तो लागू नहीं होता, लेकिन ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो लागू होते हैं स्टेट ऑफ नागालैंड पे और ट्राइबल एरियाज पे। अभी ट्राइबल एरियाज कौन से ट्राइबल एरियाज है, तो ये ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, दिस इज मोर देन इनफ। ठीक, अच्छा, ये वाली जो बात है कि ये सिर्फ यही चैप्टर्स लागू होते हैं, इसमें भी एक पॉइंट है कि ये जो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर नोटिफिकेशन निकाल करके ऑफिशियल गेजेट में अगर ये कह देती है कि और भी सारे चैप्टर्स बीएनएसएस में लागू होंगे नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे, तो वो भी हो सकते हैं। यही आपका जो है इसके बाद वाली लाइन कहती है, बाद वाला पैरा कहता है कि बट द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम, सारे प्रोविजंस या उसमें से कुछ प्रोविजंस, होल और पार्ट ऑफ द नागालैंड और सच ट्राइबल एरियाज एज द केस में बी विद सच सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो जो भी कुछ है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो और सारे पार्ट्स को भी लागू करने के लिए कह सकती है। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। बस इतना याद रखिए, जहाँ ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम लिखा हुआ है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल बनता है कि ट्राइबल एरियाज कौन से ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करी गई है। बस इतना ही इसमें से पूछा जाता है। सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे कि बता दिया है कि 1 जुलाई 2024 को ये लागू हो जाएंगे आपके तीनों नए क्रिमिनल लॉज। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे डेफिनेशन की तरफ। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशंस में सेक्शन 2 में हमें डेफिनेशंस दे रखी हैं, जिसमें सबसेक्शन 1 में कहा है इन दिस संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इस संहिता में अगर कंटेक्स्ट कुछ और बात कह रहा है तो हम उस कंटेक्स्ट की बात मान लेंगे, नहीं तो
अगर कहीं भी ये सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं तो हम उन्हें वही मतलब समझेंगे जो कि हमें सेक्शन 2 में बताया गया। सबसे पहले हमें बताया गया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सबसे नई डेफिनेशन ऐड करी गई है क्लॉज ए में। क्या है वो डेफिनेशन? शैल इंक्लूड ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस अगर हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोई भी ऐसी डिवाइस है अगर हम उसको वीडियो कॉल करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आएगा। सर्च एंड सीजर के लिए यूज कर रहे हैं या एविडेंस के लिए यूज कर रहे हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ट्रांसमिट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उसको ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर रहे हैं। एंड फॉर सच अदर पर्पस, सच अदर पर्पस बोल के इन्होंने इसका स्कोप जो है काफी वाइड कर दिया, जिससे हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हो रहा है तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आ जाएगा, ठीक है। एंड बाय सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड, एक तो कह दिया और भी अगर कोई अदर पर्पस है तो, और दूसरे पर्पस की और बात की कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय रूल्स जो है कोई और अदर चीजें भी ऐड कर सकती है इसमें। इतनी सी बात बस इसमें कही गई। अब सबसेक्शन बी, सॉरी क्लॉज बी में, सबसेक्शन नहीं ये क्लॉज है, ठीक है। क्लॉज बी में बेल के बारे में हमें बताया हुआ है। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस। बेल का मतलब है कि हमने किसी ऐसे पर्सन को जो अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस को लेकर के, या हमें लग रहा है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, उसको रिलीज करना लॉ की कस्टडी से अपॉन सर्टेन कंडीशंस। देखो बेल में क्या होता है, जब बेल किसी पर्सन को देते हैं, ठीक है, तो बेल देते वक्त उससे कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल कराई जाती हैं। एक बेल बॉन्ड साइन कराया जाता है कि भाई जब आपको बुलाया जाएगा तो आप यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कोर्ट में प्रेजेंट होंगे, या कहीं पर भी आपको प्रेजेंट, जहाँ पर भी उस बेल बॉन्ड में लिखा होगा वहाँ पर आपको प्रेजेंट होना होगा। तो ये कुछ कंडीशंस पर कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते या ये पर्टिकुलर सिटी छोड़ करके नहीं जा सकते, ये सारी कुछ कंडीशंस, इसी तरह की कंडीशंस आपको देखने को जनरली मिलती हैं बेल बॉन्ड में, ठीक है। डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि बेल बॉन्ड में क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। तो ये एक मोटी मोटी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सर्टेन कंडीशंस जो है इम्पोज करी जाती हैं एक ऐसे पर्सन पे जो कि किसी ऑफेंस का अक्यूज्ड है या फिर सस्पेक्टेड है कि उसने ये ऑफेंस किया है, तो ठीक है, और वो लॉ की कस्टडी में है, ठीक है। अपॉन सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर, चाहे ऑफिसर ने इम्पोज करी हो या फिर कोर्ट ने करी हो, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकते हैं, ठीक है। ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड, लेकिन वो जो है जब वो ये चीज एग्जीक्यूट कर लेगा, मान लो कि उसने मना कर दिया, कंडीशंस नहीं मानेगा तो बेल नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो कंडीशंस अगर मानता है, साइन करता है, तो ही उसको जो है बेल मिलती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो बेल अगर हम सीधी सी बात कहें तो हम रिलीज कर रहे हैं किसी अक्यूज्ड पर्सन को, ठीक है, कि आरोपी को हम रिलीज कर रहे हैं। ये ऑफिसर के द्वारा भी हो सकता है और कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है। देन सब क्लॉज बी सी में हमें बेलेबल ऑफेंस के, सब क्लॉज नहीं, ओ गॉड, क्लॉज सी में, सब क्लॉज नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, एक्सट्रीमली सॉरी। क्लॉज सी में हमें बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया, ठीक है। अब बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस मीन्स ऑफेंस विच इज शोन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। ऐसे ऑफेंसेस जिनको बेलेबल बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल में, उन्हें हम बेलेबल ऑफेंस कहते हैं, ठीक है। एंड विच इज मेड अवेलेबल बाय एनी अदर लॉ, सिर्फ यहीं पर नहीं, सिर्फ बीएनएसएस की शेड्यूल 1 में नहीं, अगर किसी अदर लॉ में भी कोई अगर अदर लॉ भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है और वहां पर अगर उस ऑफेंस को बेलेबल बताया गया तो हम उसको भी बेलेबल ही मानेंगे। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन करने का बिल्कुल भी लोड लिया ही नहीं गया, ना ही सीआरपीसी में लिया गया था, ना ही यहाँ पर लिया गया, लेकिन हम इनसे कुछ बातों का कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। बस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ये कह दिया कि जो बेलेबल नहीं है वो सारे नॉन बेलेबल हैं। देखो बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि बेल एक मैटर ऑफ राइट होता है, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस में जब कोई पुलिस ऑफिसर, ये तो हुई पहली बात कि मैटर ऑफ राइट होता है। दूसरी बात, बेलेबल ऑफेंस में जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी अक्यूज्ड पर्सन को लेकर के आ रहा है, उसने अगर उसको अरेस्ट किया है, उसको लेकर के आ रहा है बेलेबल ऑफेंस में, तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो उसे बताएगा उस पर्सन को कि आपके पास राइट है बेल का, ठीक है। आपको एक बेलेबल ऑफेंस में जो है अरेस्ट किया गया है और आपके पास राइट है, आप एज अ मैटर ऑफ राइट बेल को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलती नहीं है। अगर अभी तक आप लोगों को ये पता था कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलती, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेल नहीं मिलती है, बस वहां पर बेल एक मैटर ऑफ राइट नहीं होता है। बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड पर्सन का राइट है बेल लेना, वो बेल लेगा ही लेगा, जनरली बेल लेगा ही लेगा। भाई अगर किसी के पास राइट है बेल लेने का तो कोई चाहेगा कि वो जेल में रहे, बेल लेगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता। नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो बेल देगी या नहीं देगी। मिलती है बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस में, लेकिन वो मैटर ऑफ राइट नहीं होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि सही बंदा है, ठीक है, पहली बार गलती हुई है, ऐसा कुछ घातक, नॉन बेलेबल भले ही है लेकिन ऐसा कुछ घातक अपराध उसने नहीं किया है, तो बेल मिल जाती है, ठीक है। लेकिन बेल बॉन्ड तो साइन करना ही पड़ेगा, चाहे आपने बेलेबल ऑफेंस किया है, चाहे आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बेल बॉन्ड क्या है, उसकी जस्ट बाद इन्होंने बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल के बाद बेल बॉन्ड डिफाइन कर दिया। बेल बॉन्ड जो है क्लॉज डी में है, सेज मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर द रिलीज विद श्योरिटी। मैं एक बार और भी बता चुकी हूँ आपको कि श्योरिटी और सिक्योरिटी में डिफरेंस होता है। सिक्योरिटी पैसा जमा करवाती है कोर्ट की, आप सिक्योरिटी दीजिए कि जब आपको बुलाया जाएगा तब आप कोर्ट में आएंगे। श्योरिटी साक्षात एक इंसान होता है, एक पर्सन होता है, जो कि सामने वाले पर्सन की, जो कि अक्यूज्ड है, उसकी गारंटी लेता है कि अगर वो नहीं आया तो मेरा गला पकड़ना, ठीक है। कि मतलब अगर वो नहीं आया तो श्योरिटी एक ऐसा पर्सन है कि उसका गला पकड़ा जाएगा। आप इसे गारंटर भी कह सकते हो, क्योंकि एक तरीके की गारंटी होता है कि पर्सन आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी, नहीं आया तो मैं लेकर के आऊंगा एज अ श्योरिटी, ठीक है। तो बेल बॉन्ड क्या है? बेल बॉन्ड एक अंडरटेकिंग है जो कि रिलीज के लिए करा जाता है, जो कि श्योरिटी के साथ होता है, ठीक है, जो कि श्योरिटी के साथ होता है। देन ई में बॉन्ड को डिफाइन किया गया। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। अब अगर सिर्फ बॉन्ड है तो ये पर्सनल बॉन्ड टाइप का होता है, ठीक है। पर्सनली जो है बॉन्ड उसने साइन किया है, या एक अंडरटेकिंग है जो कि रिलीज के लिए अंडरटेकिंग है कि छोड़ा जाए उसको, लेकिन ये विदाउट श्योरिटी होता है। तो हम कहीं कहीं देखते हैं ना कि बेल उसको मिल जाती है विद और विदाउट श्योरिटीज, विद और विदाउट श्योरिटीज। तो यहाँ पर अब ये चीज क्लियर हो गई है कि विद श्योरिटी कौन से केस में है और विदाउट श्योरिटी कौन से केस में, ठीक। अब हम आएंगे 2F पर, चार्ज के बारे में बताता है। तो चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। अब अगर हम कहें तो क्या चार्ज को डिफाइन किया गया है? सीआरपीसी में भी डिफाइन नहीं था, सीआरपीसी में भी सेम एज इट इज यही डेफिनेशन थी, और आपके बीएनएसएस में भी यही डेफिनेशन है। चार्ज को डिफाइन नहीं किया गया, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। इतना इंक्लूड बस कर दिया गया है कि चार्ज जो है हेड ऑफ चार्ज है when the charge contains more heads than one, ठीक है। आरोप हम इसे कह सकते हैं, चार्ज को हम एक आरोप कह सकते हैं, आरोप कह सकते हैं, चार्जेस को हम आरोप, हिंदी में आरोप कह सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में चार्ज का मतलब समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसने किसी को हर्ट भी कॉज किया, ग्रीवियस हर्ट भी कॉज किया, मर्डर भी कॉज किया, तो ये कई सारे ये चार्जेस उसके ऊपर लगे। हर्ट का भी लगेगा, ग्रीवियस हर्ट का लगेगा, और ग्रीवियस हर्ट तो हार्ट के साथ ग्रीवियस हर्ट का, चलो मान लो ग्रीवियस हर्ट का भी लगेगा, मान लो रेप का भी लगा, फिर उसके बाद मर्डर का भी लगा, तो ये सारे चार्जेस उसके ऊपर लगे। तो ये कह रहा है चार्ज इंक्लूड करता है हेड ऑफ चार्ज। तो अगर हम देखें तो हेड ऑफ चार्ज मर्डर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसने उसका मर्डर कमिट कर दिया, ठीक है। तो वो एक हेड ऑफ चार्ज हो गया, हेड हो गया चार्ज का हेड हो गया वो, ठीक है, जो कि कई सारे चार्जेस को कंटेन करा है। मर्डर के साथ उसने रेप भी उसके ऊपर कमिट किया, ठीक है, और उसको ग्रीवियस हर्ट भी किया। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है आप समझ सकते हो, बस इसमें आपको इतना कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद ही हमें डिटेल में समझाने का लोड नहीं लिया। चार्ज को आप हिंदी में समझिए कि जो आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है। देन 2G में हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। अब मैं ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, क्योंकि अच्छी बात है कि अगर हम कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल एक साथ पढ़ेंगे, ठीक। कॉग्निजेबल एक ऐसा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जहां पर पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि वो विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को, जिसको ऐसा लग रहा है कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया है, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी होती है। बट
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है। जब तक कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं होगा, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते। पहले मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर देंगे, फिर उसके बाद जो है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है नॉन कॉग्निजेबल केस में। ठीक, तो cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। भाई फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, या अगर किसी और अदर किसी दूसरे लॉ में बता रखा है जो अभी टाइम बीइंग इन फोर्स है इंडिया में, तो वहां पर हम कहेंगे कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है। अगर वहां पर बता रखा है तो पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, देन कंप्लेंट के बारे में हमें बता रखा है। कंप्लेंट क्या होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, कंप्लेंट 2D में डिफाइंड था पहले सीआरपीसी में, अब जो है 2H में डिफाइंड है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, कोई एलिगेशन है, ठीक है, मेड ओरली और इन राइटिंग। ओरली भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है। कंप्लेंट, ये जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है ना कंप्लेंट की, वैसे ही आपको याद करनी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कंप्लेंट एक ऐसा एलिगेशन है, आप किसी के ऊपर कुछ एलिगेशन लगा रहे हो कि इसने ऐसा किया है, चाहे वो ओरली हो सकता है, चाहे वो रिटन में भी हो सकता है, चाहे वो ओरली हो जाए, चाहे वो रिटन में हो जाए। किसको? मैजिस्ट्रेट को। ध्यान रखिए आप लोग, कंप्लेंट हमेशा मैजिस्ट्रेट को ही की जाती है, कंप्लेंट कभी भी पुलिस ऑफिसर को नहीं करी जाएगी। ठीक है, कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर को नहीं होती है, कंप्लेंट जो है वो मैजिस्ट्रेट को होती है। मैजिस्ट्रेट फर्दर डायरेक्शंस देते हैं कि पुलिस ऑफिसर उसमें इन्वेस्टिगेट करे। ठीक, तो कंप्लेंट क्या है? ओरली होगी या इन राइटिंग हो सकती है। कंप्लेंट एक तरीके का एलिगेशन है। ठीक है, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, मैजिस्ट्रेट के कंटेक्स्ट में कहा गया कि हम इसलिए कंप्लेंट कर रहे हैं, हम इसलिए किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब आप इसमें कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, भले ही वो पर्सन नोन है या अननोन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है भाई, मुझे अगर कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है, मैं देख रही हूँ कि सामने वाले ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, भले ही मैं उस पर्सन को जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने कंप्लेंट करी, ठीक, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट हम लोग सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी में पढ़ते थे। जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरी बात से कि पुलिस रिपोर्ट के बारे में हमें सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में बताया जाता था सीआरपीसी में। ठीक है, अभी यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट कहाँ है, वो सारी बातें जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर भी पुलिस रिपोर्ट डिफाइंड है, आपका 2T में आप देखेंगे आपको पुलिस रिपोर्ट डिफाइंड है यहाँ पर भी। ठीक है, और अब जो है पुलिस रिपोर्ट आपकी चली गई है सेक्शन 193 सबसेक्शन 3, अब चली गई है सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 में, जहां पर हम पुलिस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन अगर हम कहें तो 2T में दी हुई है उसकी डेफिनेशन। तो उन्होंने कहा कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं होती है। अब एक एक्सप्लेनेशन समझना, ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस व्हिच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, एक रिपोर्ट जो है पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी केस में, जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, भाई मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है उनको ऐसा लग रहा है कि कमीशन जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट, तो उसे ऐसा कंप्लेंट माना जाएगा। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी द कंप्लेनेंट, और जिस पुलिस ऑफिसर ने उसका वो किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, उसको कंप्लेनेंट कहा जाएगा। मुझे पता है अभी समझ में नहीं आया होगा। देखो, पहले जब पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ये बताया गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। इन्वेस्टिगेशन हो गई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, उसके बाद ये पता चल रहा है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो जब उन्हें ये पता चला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर उस मामले में कंप्लेनेंट हो जाते हैं, और इसको हम डीम्ड कंप्लेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? डीम्ड कंप्लेंट कहते हैं, और पुलिस ऑफिसर उस मामले में कंप्लेनेंट कहलाते हैं। ठीक है, देन 2I में हमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, verbal, pictorial or video content transmitted or transferred
ठीक है, वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर और फ्रॉम अ पर्सन टू अ डिवाइस और फ्रॉम अ डिवाइस टू अ पर्सन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में वो सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन हो, कोई वीडियो कंटेंट हो, आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को वीडियोस भेजते हो, वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। हम मैसेज कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं जो ब्रैकेट में इन्होंने बात लिखी है उसमें, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपने किया हो, चाहे वो टेलीफोन से किया हो, मोबाइल फोन से किया हो, और कोई अदर वायरलेस कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस से अगर आपने उससे किया हो, या कंप्यूटर से हो, ऑडियो वीडियो प्लेयर हो, कैमरा हो, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारा तो इन्होंने बताया, और भी अगर कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड कर सकती है नोटिफिकेशन के द्वारा। ये सब भी उन्होंने बता दिया। इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, बस इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में सारी चीज़ इन्होंने इंक्लूड कर दी है जो कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो गया हो, कैमरा हो गया हो, आपका कंप्यूटर हो गया हो, लैपटॉप हो गया, सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई। वो सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आएगी। अब हम आएंगे 2J पे। 2J हमें हाई कोर्ट के बारे में बताता है। तो हाई कोर्ट मीन्स वन सेज इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। इसमें कुछ ऐसा देखो पढ़ने वाला नहीं है, अगर किसी स्टेट का रिलेशन है तो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट होगा। रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ, तो वो हाई कोर्ट। और इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो देखो, अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस मामले में, क्रिमिनल मामलों में जुरिसडिक्शन नहीं दिया गया, मतलब उनको इंक्लूड नहीं किया गया। जाता है अपील में आदमी, लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया गया इसमें, ठीक है। हायरार्की जो सबसे बड़ी अगर हम देखेंगे तो क्रिमिनल केसेस में हाई कोर्ट के पास ही होती है, ठीक है। 2K में अब हमें इंक्वायरी के बारे में बताया गया। तो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग तक हम आज प्रोसीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी की डेफिनेशन हम लोग कवर करेंगे, या मैं कहती हूँ हम लोग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर लें, ठीक है। और ट्रायल तो देखो कहीं पर भी, यहाँ पर भी आपके CRPC में भी कहीं भी ट्रायल डिफाइन नहीं किया गया था, यहाँ पर भी कहीं ट्रायल नहीं डिफाइन किया गया। लेकिन हम इंक्वायरी भी समझेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी समझेंगे और ट्रायल भी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंक्वायरी समझते हैं। इंक्वायरी पहले आपका 2G में था CRPC के, लेकिन अब हमारा 2K में चला गया है। तो जैसे है ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपको मुंह ज़बानी पता होनी चाहिए कि क्या लिखा है आपके पेयर एक्ट में, क्योंकि आप वही लिख करके आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। 2K में बताया इंक्वायरी मीन्स एनी इंक्वायरी, किसी भी कोई भी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, ट्रायल के अलावा, लेकिन कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। एक बात याद रखिए आप लोग, इंक्वायरी, ट्रायल, पहले तो इंक्वायरी देखो, फिर इन्वेस्टिगेशन देखो, ये पहले चलो ऐसे ही देख लेते हैं, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले कायदे से अगर हम देखें ऑर्डर में, तो पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फिर इंक्वायरी लिखी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपका ट्रायल होना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो आपका ये इंक्वायरी जो है वो 2K में डिफाइंड है, हम देख रहे हैं अभी 2K के बाद क्या था, फिर उसके बाद 2L में हमारा इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब जज मत करने लगा मुझे इस बात पे, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। 2K में ये दिया हुआ है, 2L में ये दिया हुआ है, और हमारा ये नॉन डिफाइंड है। तो क्या हमें पता ही नहीं होना चाहिए ट्रायल क्या होता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। नहीं डिफाइंड है तो क्या हुआ, हम अपने आप समझेंगे ट्रायल क्या होता है। पहले तो कह दिया इंक्वायरी एक ऐसी इंक्वायरी है, कोई भी इंक्वायरी जो कि ट्रायल नहीं है, कौन कंडक्ट करता है? मैजिस्ट्रेट या कोर्ट कंडक्ट करती है, बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। एक लाइन और लिख लो, एंड नेवर पुलिस, कभी भी पुलिस के द्वारा इंक्वायरी नहीं करी जाती, कभी भी पुलिस के द्वारा इंक्वायरी नहीं करी जाती, हमेशा मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ही करती है, जिसकी वजह से हम इसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, जिसकी वजह से हम इसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। तो आपको एक पॉइंट और मिल गया है कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये एक तरीके की जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इंक्वायरी करी क्यों जाती है? इंक्वायरी का पर्पस ये है कि हम ये जान सके कि मामला कितना सही है या कितना गलत है। इंक्वायरी अगर कोर्ट करेगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये सामने वाला बंदा जो केस लेकर के आया है वो सही है केस, या किसी के ऊपर ऐसे फॉल्स एलिगेशंस लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका पर्पस देखें तो पर्पस इसका है टू डिटरमाइन ट्रुथ एंड फॉल्सिटी
ऑफ द फैक्ट्स लिख लो या ऑफ द केस लिख लो, ठीक है, इसका पर्पस ये है। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। सबसे पहली बात इन्वेस्टिगेशन में जानने वाली जो कि आपकी बेयर एक्ट में नहीं लिखा हुआ है वो है ये कि इन्वेस्टिगेशन एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, मतलब इट इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, पहली बात, ठीक है, ये एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है और ये हमेशा ही पुलिस ऑफिसर के द्वारा करी जाती है, हमेशा ही पुलिस ऑफिसर के द्वारा करी जाती है। इन्वेस्टिगेट हमेशा पुलिस ऑफिसर करेंगे। इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है कि एविडेंस का कलेक्शन हो सके। भाई जब तक कोर्ट में साक्षी नहीं आएंगे, एविडेंस ही नहीं आएंगे तो कोर्ट करेगी क्या? तो क्या कोर्ट खुद जाती है एविडेंस ढूंढने के लिए? नहीं, कोर्ट खुद नहीं जाती है। यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो काम होता है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर का होता है, इसमें मजिस्ट्रेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वो ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेट करने नहीं जाते, ठीक है। ये काम हमेशा पुलिस ऑफिसर करेगा और उसका पर्पस है कि एविडेंस को कलेक्ट किया जाए और कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए। अब 2L हम एक बार पढ़ ले, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ट्रायल क्या होता है। तो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यही इसका पर्पस है, अंडरलाइन कर लीजिए, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय। अच्छा, ये एक पॉइंट मैंने जो है मिस कर दिया, यहाँ पर आप इसके आगे ही लिख लेना कि कोई भी अदर पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने खुद ऑथराइज किया, ठीक है, नॉट मजिस्ट्रेट बट मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन को ऑथराइज किया, तो वो पर्सन भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लिखा हुआ है ना अदर देन अ मजिस्ट्रेट, तो इन्होंने साफ कर दिया कि मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन। हाँ, अगर उन्होंने किसी पर्सन को ऑथराइज किया है तो वो जरूर कर सकता है। तो तीन बातें हमें इसमें भी पता चल गई कि एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, पुलिस ऑफिसर या किसी ऐसे पर्सन के द्वारा हो सकती है जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है, और इसका पर्पस है कि साक्ष्य कोर्ट के सामने लाए जाए, एविडेंसेस कोर्ट के सामने लाए जाए, ठीक। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम आएंगे ट्रायल पे। तो ट्रायल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कहीं भी डिफाइन नहीं है इस संहिता में, पहले भी कहीं भी डिफाइन नहीं थी, यानी कि सीआरपीसी में भी इसको डिफाइन नहीं किया गया था और बीएनएसएस में भी डिफाइन नहीं किया गया। होता क्या है ट्रायल? देखो, ट्रायल जो है आपका ये भी एक तरीके की जुडिशियल प्रोसीडिंग ही है। भाई ट्रायल कोर्ट में कंडक्ट होता है, जो आप देखते हो, आपने कोर्ट में भी देखा होगा, अगर आप लोग कोर्ट में अंदर गए होंगे, मतलब जहाँ पर मजिस्ट्रेट या जज बैठते हैं, अगर वहाँ पे गए होंगे तो वहाँ पर जो दोनों पार्टीज के बीच में बहस हो रही होती है, उनके प्लीडर बहस कर रहे होते हैं, वो ही ट्रायल है, वो ही ट्रायल होता है, ठीक है। इसी को हम ट्रायल कहते हैं। ट्रायल होता क्यों है? ये ट्रायल इसलिए होता है ताकि हमें पता चल सके, मतलब ताकि जो है अक्यूज्ड का कन्विक्शन या एक्विटल को ये रिजल्ट करता है। भाई दो ही चीजें होंगी, या तो वो दोष मुक्त हो जाएगा या उसका दोष सिद्ध हो जाएगा जिस पर्सन के ऊपर एलिगेशंस लगे, ठीक है, या तो उसका कन्विक्शन हो जाएगा, या तो उसको कन्विक्ट कर लिया जाएगा कि हाँ भाई तुमने ऑफेंस किया, या तो उसको एक्विट कर दिया जाएगा कि नहीं तुमने ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो ये दो ही बातें होती हैं ट्रायल से, हमें बस यही दो बातें पता चलती हैं। तो अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो ट्रायल से हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो हमने देखा कि ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। अब क्या यहाँ पुलिस ऑफिसर करता है क्या ट्रायल? नहीं, पुलिस ऑफिसर क्यों ट्रायल करेगा? हमारा कोर्ट बैठा हुआ है, वो करेगा ट्रायल, ठीक है। दूसरी बात कि इट डिटरमाइंस द एक्विटल और कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड। बेसिकली ये रिजल्ट करता है कि मतलब अक्यूज्ड का एक्विटल हो रहा है या कन्विक्शन हो रहा है। डिटरमाइंस एक्विटल और कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड। तो ये चार्ट आपके, एक डिफरेंस का चार्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये आपके कॉपीज में जहां कहीं भी आप नोट्स बना रहे हैं ये होना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि इंक्वायरी क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है और ट्रायल क्या है। हालांकि नहीं बताया हमें, लेकिन हम अपने आप समझेंगे कि ट्रायल क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी बातें। अच्छा, एक इसका इन्वेस्टिगेशन का एक्सप्लेनेशन भी है कि वेयर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। देखो ये बात समझो, जहाँ कहीं भी स्पेशल एक्ट के जो है कोई प्रोविजंस हैं वो अगर इनकंसिस्टेंट है किसी जनरल लॉ के, जनरल लॉ क्या है आपका ये बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए, ये आपका जनरल लॉ है। और आपका स्पेशल लॉज कौन से हैं? आपका पॉक्सो एक्ट हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, जो स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर मैटर के लिए बनाए गए हैं, डीवी एक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया।
तो अगर ऐसा कुछ है, अगर इन दोनों में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमेशा याद रखना कि स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करता है, ठीक है। कभी भी जनरल लॉ स्पेशल लॉ के ऊपर प्रिवेल नहीं करेगा, या जनरल लॉ स्पेशल लॉ को ओवरराइड नहीं करता है, हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है, द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल, स्पेशल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सारी डेफिनेशंस अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे और उन्हें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।